दोस्तों, हम सब इंसानियत के माजी में झांकना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद कैसे अपनी जिंदगी जीते होंगे। हम अपनी इसी जुस्तजू से कदीम अक़वाम के बारे में पढ़ते हैं और मालूमात इकट्ठी करते हैं। अगर हम कदीम अक़वाम के बारे में बात करें तो मिस्र की कौम भी हजारों साल पुरानी है और अपनी ममीज, फिरौनों और पिरामिड की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जब भी पिरामिड की बात हमारे जहन में आती है तो हमें मिस्र का ही ख्याल आता है, लेकिन ना तो दुनिया के सबसे ज्यादा पिरामिड मिस्र में है और ना ही दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको का द ग्रेट पिरामिड है। वहीं सबसे ज्यादा पिरामिड वाला मुल्क सूडान है, ना कि मिस्र। सूडान में मिस्र से 2 गुना ज्यादा पिरामिड मौजूद हैं। पिरामिड ऑफ खुफू मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसका वजन 16 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा है। आज की वीडियो में हम आपको कदीम मिस्र के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते हो। कदीम मिस्र के लोग मौत के बाद की जिंदगी पर काफी यकीन रखते थे और इनका मानना था कि मौत जिंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक पड़ाव है जिसके बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। यही वजह थी कि जब इनके मुर्दा जिस्म की ममी बनाई जाती थी तो इसके साथ एक आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें भी पिरामिड के अंदर रखी जाती थी। लेकिन मिस्र के हर इंसान की ममी नहीं बनाई जाती थी, सिर्फ मिस्र के फिरौनों और अमीर लोगों की ममीज बनाई जाती थी। मिस्र के लोगों का मानना था कि दूसरा जन्म मुमकिन तो है, लेकिन इसके लिए इंसानी जिस्म एक सही हालत में होना चाहिए। इसलिए वो जिस्म को दफनाने की बजाय ममीज बनाते थे। कदीम मिस्र में किसी मुर्दा जिस्म की ममी बनाने के लिए पहले उसके अंदरूनी अज़ा निकाले जाते थे और इसका दिमाग इसके नाक के जरिए निकाला जाता था, लेकिन कभी भी दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि वो दिल को रूह का दूसरा रूप मानते थे। मुर्दा जिस्म से निकाले गए अज़ा को वो अलग अलग मर्तबानों में ममी के साथ ही रख देते थे। नौकरों को भी राजाओं के साथ दफनाया जाता था। ये काफी चौंका देने वाली बात है कि मिस्र में फिरौन के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। नौकर के सर पर वार करके पहले उसे बेहोश कर दिया जाता था और फिर उसे दफना देते थे। मिस्र के फिरौन मोटे होते थे। वैसे तो मिस्र के कदीम नक्शो निगार में फिरौनों को पतला और तंदुरुस्त दिखाया जाता था, लेकिन ममियों पर किए गए तजर्बात के बाद ये बात सामने आई है कि फिरौनों की कमर चौड़ी होती थी और इनकी खुराक में शहद, शराब, ब्रेड और ज्यादा चीनी वाले अज्जा होते थे, जिसकी वजह से ज्यादातर फिरौन डायबिटीज का शिकार थे। पिरामिड गुलामों ने नहीं बनाए थे, जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। पिरामिड गुलामों ने बनाए थे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से की गई खोज से ये बात सामने आई है कि पिरामिड में काम करने वाले लोग फनकार थे और इन्हें इनके काम का सही मुआवजा भी मिलता था। कदीम मिस्र में 2000 से ज्यादा देवी और देवताओं की पूजा की जाती थी। इनका हर खुदा जिंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा होता था, जैसा कि जिंदगी देने वाला अलग खुदा होता था और मौत देने वाला अलग। मौत के खुदा को वो एनोबिस कहते थे और अमोंद्रा नामी खुदा को वो खुदाओं का खुदा मानते थे। वो भूतों पर भी यकीन रखते थे और इनका मानना था कि देव इंसान से ज्यादा ताकतवर तो होते हैं, लेकिन खुदा से ज्यादा ताकतवर नहीं होते। कदीम मिस्र के लोग साइंसदान और मैथमेटिशियन थे। इन्हें हैरत अंगेज मार्क बनाना आता था। इन्होंने मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स बनाई और इनका अपना कैलेंडर भी था। इनके नाम पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे और इन्होंने बड़े बड़े शिप बनाए। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें इजाद की जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टूथपेस्ट, पेन, ताला और चाबी वगैरह। कदीम मिस्र के डॉक्टर जिस्म के सिर्फ एक ही हिस्से का इलाज करते थे। तारीखदान हेरोडोटस के मुताबिक कदीम मिस्र में एक डॉक्टर सिर्फ एक ही बीमारी का स्पेशलिस्ट होता था और इसी बीमारी से मुतल्लिक ही इलाज करता था। इनके पास हर बीमारी के लिए अलग डॉक्टर होता था। उस वक्त कदीम मिस्र की औरतों को मुकम्मल आजादी थी, जबकि उस वक्त पूरी दुनिया में औरतों को मर्दों से कमतर समझा जाता था, लेकिन मिस्र में इन्हें मर्दों के बराबर हुकूक दिए गए थे। मिस्र की औरतें जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत भी लिख सकती थी। अगर वो घर से बाहर काम करती थी तो इन्हें मर्दों के बराबर मुआवजा मिलता था। वो तलाक भी दे सकती थी और दोबारा से शादी भी कर सकती थी। यहाँ तक कि औरतों ने मिस्र की बादशाहत को भी संभाला और मिस्र पर हुक्मरानी भी की। सन 400 से 800 एडी के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन 10वीं सदी में मुसलमानों के हमले के बाद
بہت سے لوگوں کا مذہب تبدیل ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مصر کی کاپٹک زبان کی جگہ عربی زبان نے لے لی۔ مصر کے لوگ بالوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ مصر کے لوگوں کا ماننا تھا کہ جسم پر اضافی بال مضر صحت ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہر طرح کے اضافی بالوں کو صاف کر دیتے تھے۔ مصر کی پینٹنگ میں لوگوں کے سر پر جو بال نظر آتے ہیں وہ اصلی نہیں ہیں بلکہ وگ ہے۔ یہ لوگ وگ کو ٹوپی کی طرح پہنتے تھے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ سورج کی سیدھی دھوپ ان کے سر پر نہ پڑے۔ قدیم مصر میں میک اپ کا بہت رواج تھا۔ جہاں آج کے دور میں صرف عورتیں میک اپ کرتی ہیں، وہیں قدیم مصر میں مردوں کا میک اپ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ وہ لوگ سرمے کا استعمال ضرور کرتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ہرا اور کالا سرما انہیں سورج کی کرنوں اور مکھیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ وہ لوگ میک اپ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ مذہبی وجوہات کی وجہ سے بھی کرتے تھے۔ منہ کو صاف رکھنا بہت ضروری تھا۔ ان لوگوں کے لیے دانتوں کو صاف رکھنا اتنا ضروری تھا کہ وہ لوگ ممیوں کو ٹوتھ پک کے ساتھ دفناتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ قدیم مصر کے لوگوں نے ہی ایک طرح کی ٹوتھ پیسٹ کی شروعات کی تھی جسے بنانے کے لیے وہ جلے ہوئے انڈے کی چھال اور راکھ کا استعمال کرتے تھے۔ دنیا کا سب سے پہلا ابارشن کا طریقہ بھی مصر میں ہی بنایا گیا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ حاملہ ہونے سے بچنے کے لیے قدیم مصر کے لوگ مٹی، شہد اور مگرمچھ کے گوبر کا ایک مرکب بناتے تھے اور پھر اس مرکب کو عورت کی شرمگاہ میں ڈال دیا جاتا تھا جس سے عورت حاملہ نہیں ہوتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ مگرمچھ کا گوبر ایسڈک ہوتا ہے جو سپرم کو مار دیتا ہے۔ مصر کے لوگوں کو بلیوں سے کافی لگاؤ تھا۔ قدیم مصر کے لوگ تمام جانوروں کو خدا کا روپ مانتے تھے، لیکن سارے جانوروں میں بلی کو ایک الگ مقام حاصل تھا۔ وہ لوگ بلی کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے۔ جب بھی ان کی پالتو بلی مر جاتی تھی تو وہ اپنی آنکھوں کے اوپر کے بال شیو کر دیتے تھے۔ وہ بلیوں کی ممی بناتے اور انہیں چوہوں اور ایک کٹوری دودھ کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔